जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जहांगीर के बारे में और शाहजहां के बारे में। क्योंकि हम लोगों ने पिछले दो क्लासों में मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया हुआ, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने बाबर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया कि कैसे बाबर 1526 ईस्वी में दिल्ली पे आक्रमण करता है और लोधी वंश का जो इब्राहिम लोधी रहता है उसको मार के दिल्ली पे मुगल साम्राज्य की नींव डालता है। लगातार 4 युद्ध बाबर के द्वारा जो लड़े गए थे उसके बारे में भी हम लोगों ने जिक्र किया। फिर 1530 ईस्वी में जैसे ही बाबर की मृत्यु होती है तो उसके मृत्यु के उपरांत हुमायूं दिल्ली के राजगद्दी पे बैठता है और हुमायूं के द्वारा भी 4 युद्ध लड़े गए थे। उन चारों युद्धों के बारे में हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया से पढ़ा हुआ था। जैसे 30 में हुमायूं दिल्ली के राजगद्दी पे बैठता है तो एक साल बाद देवरा का युद्ध लड़ता है। फिर 39 में 1539 में चौसा का युद्ध लड़ता है। फिर 1540 में बिलग्राम या उसी को कन्नौज का युद्ध कहते हैं लड़ा जाता है। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध लड़ने के बाद शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा देता है और हुमायूं वहां से अपनी जिंदगी निर्वासित जिंदगी जीने के लिए सिंध प्रांत चला जाता है। 15 सालों तक वहां पे वो निर्वासित जिंदगी जीता है और इधर 15 सालों तक दिल्ली पे सूरी वंश का शासन रहता है। तो सूरी वंश में हम लोगों ने फिर पढ़ना स्टार्ट किया था कि 40 से 45 तक शेर शाह सूरी का शासन रहता है और शेर शाह सूरी 1545 ईस्वी में कालिंजर के किला को तोड़ने के दौरान आग्नेय शास्त्र जो गोला फेंक के तोड़ रहा था किले को, वही वापस आके इसी की मौत का कारण बन जाता है। तो जब शेर शाह की मृत्यु बन जाती है तो उसके बाद सूरी वंश में कोई उतना प्रतापी शासक नहीं हुआ। तो अंततः 1555 में जब सरहिंद का युद्ध हुमायूं और सिकंदर लोदी के बीच होता है या सिकंदर सूरी के बीच होता है तो जिसमें हुमायूं की विजय हो जाती है और फिर दिल्ली पे मुगल एम्पायर का शासन प्रारंभ हो जाता है। एक साल बाद 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाने के बाद फिर अकबर दिल्ली के शासन पे बैठता है और अकबर के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं। सबसे पहले तो 1526 ईस्वी में अकबर जैसे ही राजगद्दी पे बैठा तो उसी साल एक युद्ध होता है जो पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजयी हो जाती है। उस समय अकबर का जो संरक्षक हुआ करता था वो बैरम खां हुआ करता था। बैरम खां, अभी अकबर मात्र 14 साल का था तो बढ़िया से युद्ध में उतना निपुण नहीं था, इसलिए उसका संरक्षक जो था वो बैरम खां हुआ करता था और ये क्वेश्चन बहुत बनता है। लेकिन 1561 में बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, तब से अकेले बाबर ही राजगद्दी संभालना स्टार्ट करता है। तो 61 के बाद 62 से अकबर के बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें से सबसे पहले दास प्रथा का अंत करता है, जजिया कर का अंत करता है, जो धार्मिक कर लगाए जाते थे उसका अंत करता है। ऐसे कर करके दीन इलाही का भी एक तरह से प्रचलन ये अपने जीवन काल में करता है। बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य इसके द्वारा किए गए थे। वैसे ही 1571 ईस्वी में इसके द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया जाता है और राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया जाता है। इसका अंतिम युद्ध रहता है 1601 ईस्वी में। अकबर का अंतिम युद्ध असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में रहता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। एक और महत्वपूर्ण युद्ध इस अकबर के बारे में पढ़े थे जो महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जो 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की एक तरह से जीत हुई थी और महाराणा प्रताप की हार हुई थी। तो कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अकबर के द्वारा लड़े गए थे और बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी कराए गए थे, जो हम लोगों ने पिछले सेशन में बहुत ही बढ़िया से विस्तार रूप से पढ़ा है। और आज हम बात करने वाले हैं जहांगीर के बारे में। जैसे ही 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है तो अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर दिल्ली की राजगद्दी पे बैठता है। ठीक है, तो उस समय उसका नाम रहता है सलीम। सलीम के नाम से, हालांकि राजगद्दी पे तो नहीं बैठा, लेकिन जहांगीर की उपाधि धारण करके 1605 ईस्वी में ये राजगद्दी पे बैठता है। तो हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, जहांगीर के बारे में। जहांगीर यही है। जहांगीर के जीवन काल में 2 महत्वपूर्ण कार्य देखने को मिलता है। जैसे जहांगीर को न्याय का जंजीर कहा जाता था। न्याय का जंजीर जहांगीर के काल में एक तरह से फेमस था, क्योंकि यदि
इसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में कोई आम जनता को यदि न्याय चाहिए था तो इसके किले के बाहर एक जंजीर लगा रहता था। कोई व्यक्ति जाता था, जंजीर खींचता था, तो जहांगीर के पास संदेश पहुंचता था कि कोई व्यक्ति न्याय के लिए आया है, तो बहुत ही शानदार तरीके से ये न्याय करता था। तो न्याय का जंजीर इसको कहा जाता था। साथ में इसके जीवन काल में चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा गया है। चित्रकला का स्वर्ण युग इसके शासनकाल को कहा गया है, क्योंकि ये चित्रकला का प्रेमी था। इतना प्रेमी था कि इसने एक चित्रशाला भी स्थापित कर दिया था। ये चित्रशाला स्थापित किया था और इतना मतलब नॉलेज था चित्रकला के बारे में इसको कि कौन सा चित्र कौन चित्रकार बनाया है ये बड़ी ही शानदार तरीके से पहचान लेता था। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य इसके जीवन काल में हुए हैं। तो चलो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। ओके, जहांगीर के बारे में, जिसका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। सलीम वही जो आगे चल के जहांगीर की उपाधि से, मतलब 1605 में जहांगीर की उपाधि से दिल्ली की राजगद्दी पे बैठता है। तो अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, यही है सलीम। सलीम कहिए या जहांगीर कहिए, जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। कब बैठा? तो 1605 ईस्वी में। ओके, इसकी जन्म की बात करें तो इसका जन्म कब हुआ था? तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी में, यानी कि बाबर जब राजगद्दी पे बैठा उसके 13 साल बाद इसका जन्म हुआ था। ओके, अब बात करते हैं तो अकबर ने अपने पुत्र का नाम, जो सूफी संत हुआ करते थे सलीम, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती, उन्हीं के नाम पे रखा था। क्योंकि अकबर जो था वो सूफी संत सलीम चिश्ती का एक तरह से अनुयायी हुआ करता था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम सलीम रखा हुआ। ओके, तो अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। अभी बताए हैं, न्याय के जंजीर के लिए जहांगीर को याद किया जाता है। क्या हुआ था ना कि ये अपने किला के बाहर दो जगहों पे, ठीक है, एक जगह था शाहबूब और एक यमुना नदी के तट पर, ये खंभे में जंजीर लटकवाया हुआ था, जो सोने का जंजीर था। सोने का जंजीर था। कोई व्यक्ति न्याय चाहता था तो जंजीर को जाके खींचता था और खींचने के उपरांत घंटी बजती थी और सीधे उसके महल में घंटी बजती थी और उसको पता चल जाता था कि कोई व्यक्ति न्याय के लिए आया हो। आधी रात को भी कोई व्यक्ति न्याय के लिए पहुंचता था तो जहांगीर उसके साथ न्याय करता ही था। ठीक है, इसीलिए इसको न्याय का जंजीर के लिए याद किया जाता है। ओके, आगे की बात करें तो जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीर, इसका आत्मकथा है, इसका जीवनी परिचय का एक किताब है जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। ये स्वयं लिखना शुरू किया था, लेकिन अंत इसने नहीं किया था। अंत करने का कार्य जो किया था वो था मौत बिंद खां। ठीक है, जहांगीर की जीवनी तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा का पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? तो मौत बिंद खां को जाता है। यानी जहांगीर ने इस बुक को लिखना शुरू किया था, लेकिन इसका अंत जो लिख के फाइनल किया वो था मौत बिंद खां, इसलिए ये फेमस क्वेश्चन हो जाता है। ओके, आगे की बात करें तो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था खुसरो। वो 1606 ईस्वी में इसके खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। विद्रोह कर देता है, होता है ना, जिसके 8-10 पुत्र होते हैं, तो कोई पुत्र होता है जो अपने बाप से ही बगावत कर लेता है। वैसे ही जो खुसरो था, ठीक है, खुसरो 1606 ईस्वी में अपने पिता जहांगीर के प्रति ये विद्रोह कर देता है। तब क्या होता है, खुसरो जहांगीर की सेना के बीच युद्ध होता है। कहाँ पे? तो जालंधर के निकट युद्ध होता है और जालंधर के निकट एक भैरावल नामक मैदान है, वहां पे युद्ध होता है और खुसरो की हार होती है और वहीं पे खुसरो को कैद कर लिया जाता है। ओके, कैद कर लिया जाता है। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर जो था वो सिख गुरु के 5वें गुरु अर्जुन देव हुआ करते थे, उनको फांसी पे चढ़वा देता है। ठीक है, जहांगीर ने गुरु के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पे चढ़वाया था। क्यों चढ़वाया था? क्योंकि इसने खुसरो की मदद की थी युद्ध में। ओके, खुसरो ने गुरु से गोविंदवाल में मिला हुआ था। ठीक है, खुसरो, एक क्वेश्चन बनता है ना कि जो गुरु अर्जुन देव थे वो खुसरो को मदद किए, लेकिन खुसरो
गुरु गोविंद से, गुरु गोविंद कह रहे हैं, गुरु अर्जुन देव से कहाँ मिला था? तो गोविंदवाल में मिला था। ठीक है, गोविंदवाल में मिला था। आगे की बात करें, आगे की बात करें तो अहमदनगर के वजीर हुआ करते थे मलिक अंबर। अहमदनगर के वजीर हुआ करते थे मलिक अंबर। मलिक अंबर और खुर्रम के बीच एक युद्ध होता है। खुर्रम कौन था सर? खुर्रम जो आगे चल के नेक्स्ट शासक जो बनेगा, जिसका नाम शाहजहां रहने वाला है, उसी को खुर्रम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो शाहजहां कहिए या खुर्रम कहिए, खुर्रम के बीच और किनके बीच? तो वजीर मलिक के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें खुर्रम यानी कि शाहजहां विजयी हो जाता है। और विजय होने के बाद जहांगीर के द्वारा इसको शाहजहां की उपाधि दे दी जाती है। तो शाहजहां की उपाधि खुर्रम को कब मिला था, शाहजहां के नाम से कब फेमस हुआ? तो कब हुआ था? तो अहमदनगर के युद्ध में। किसके खिलाफ? तो वजीर मलिक के खिलाफ। ठीक है, वजीर मलिक अंबर के खिलाफ। ओके, आगे बात करते हैं हम। तो 1622 ईस्वी में कंधार जो मुगलों के हाथ से निकल गया, कंधार एक क्षेत्र है जो पाकिस्तान वाला एरिया में पड़ता है, कंधार, वो मुगलों के हाथ से निकल गया। और उस समय युद्ध हुआ था शाह अब्बास और मुगलों के बीच, जिसमें उस क्षेत्र में मुगल हार गए थे, तो शाह अब्बास ने उन सारे एरिया पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं नूरजहां के बारे में। जहांगीर की बीवी हुआ करती थी नूरजहां, जो शाहजहां की तरह ही सुंदर हुआ करती थी, बहुत ही। तो बाप तो हौसी निकलेगा, बाप हौसी होगा तो बेटा भी आगे चल के हौसी तो होगा ही ना, है ना। तो नूरजहां के बारे में बात करते हैं। तो नूरजहां की जो शादी हुई थी ना, शादी से पहले उसका थोड़ा जीवनी देख लेते हैं, उसके बाद बात। नूरजहां कहाँ की रहने वाली थी? तो एक ईरानी निवासी रहा करते थे। ईरान, आज के डेट में जो ईरान है वहीं के निवासी रहा करते थे उस समय भारत में, जिनका नाम था मिर्जा गयास बेग। उन्हीं की पुत्री हुआ करती थी नूरजहां। नूरजहां ईरानी निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री हुआ करती थी। ये उसके पिता हैं। ठीक है, मिर्जा गयास बेग। लेकिन वास्तविक नाम जो था नूरजहां का वो मेहरुनिसा था। मेहरुनिसा था। तो 1594 में नूरजहां का विवाह कुली अली बेग के साथ संपन्न हो जाती है। कुली अली बेग जो ये जहांगीर का एक सेनापति हुआ करता था, एक सेना की टुकड़ी का हालांकि हेड हुआ करता था उस समय। ठीक है, तो उसके साथ हो जाती है। किसकी? तो नूरजहां की शादी। नूरजहां की शादी 1594 में अली कुली बेग के साथ हो जाती है। अब देखो एक बार क्या होता है, अली कुली बेग एक शेर का शिकार कर लेता है, अपनी तलवार से एक शेर का शिकार कर लेता है। तो उसके बाद जहांगीर ने इसको शेर अफगान की उपाधि से नवाजता है। किसको? तो नूरजहां का जो पहला पति था। ठीक है, कौन? तो अली कुली बेग। तो इसको शेर अफगान के उपाधि से सम्मानित करता है। तो वही यहाँ पे दिया है, जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान करता है। और क्या होता है? तो 1607 ईस्वी में, यानी शादी के लगभग 13 साल बाद, जैसे ही नूरजहां की शादी होती है उसके 13 साल बाद उसके पति, ठीक है, शेर अफगान की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद अब उसकी पत्नी नूरजहां अकेले बसती है। उस समय उसका नाम मेहरुनिसा हुआ करता था। ये अकेले बसती है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको जो अकबर की बीवी हुआ करती थी, उस समय अकबर की बहुत सारी बीवियां थी। ठीक है, जिसका एक बीवी थी उसी में से, जिसका नाम था सलीम बेगम। सलीम बेगम की सेवा में उसको नियुक्त कर दिया जाता है। किसको? तो नूरजहां को। यानी कि मेहरुनिसा का पहला पति जब मर जाता है तो उसके उपरांत नूरजहां यानी मेहरुनिसा को अकबर की एक विधवा जिसका नाम था सलीम बेगम, उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया जाता है। और नियुक्त हुई तो नवरोज त्योहार आता है। फिर नवरोज त्योहार में जहांगीर पहली बार नूरजहां को देखता है, यानी मेहरुनिसा को देखता है और उसकी खूबसूरती पे वो मुग्ध हो जाता है। मुग्ध होने के कुछ समय उपरांत वो मेहरुनिसा से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद उसको नूरजहां की उपाधि से सम्मानित करता है और तभी से उसका नाम नूरजहां पड़ जाता है। ओके, तो देखो सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लेता है। और विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे किस उपाधि से सम्मानित किया ससुराल? तो देखो नूरमहल या नूरजहां, दोनों नाम से, नूरमहल और नूरजहां दोनों की उपाधि दे दी इसको।
कि भैया तू ही सब विश्व सुंदरी है, ठीक है, तू ही विश्व सुंदरी है आज के डेट में, तुझको नूरजहां की उपाधि देते हैं, जो तू अपने घर में दे रहा है ना, विश्व सुंदरी की उपाधि, वो अपनी बीवी को, अब बीवी को कुछ उपाधि दिया, ठीक है, और साथ ही में उसके नाम पे एक सिक्का भी चलवाया था ससुरा, नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी का सिक्का भी चलवाया था, समझो, चांदी का सिक्का चलवाया था। अब हुआ वाइफ को, अपनी बेगम को तो ये कुछ इनाम दे दिया, नूरजहां का सब उपाधि भी दे दिया, चांदी का सिक्का भी चलवा दिया। अब बेचारे ससुर उदास बैठे थे कि ससुरा हमारे लिए कुछ कर भी नहीं रहा है शासक सुल्तान है, लेकिन हमारे लिए कुछ कर भी नहीं रहा है। तो फिर क्या करता है जहांगीर, उनके लिए क्या करता है, तो जहांगीर ने गियास बेग, जो नूरजहां के पिता थे मिर्जा गयास बेग, उनको शाही दीवान बना देता है, शाही दीवान। अब ससुर को कुछ तो मिलना चाहिए, तो शाही दीवान बना देता है। और देखो जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए थे, हालांकि ये जो थे गियास बेग वो ईरानी ही थे, तो ईरानी हालांकि सब ससुर हुए, तो उनको अच्छा अच्छा पद देता है जहांगीर, समझे, जरा कितना हौसी था, है कि ना, मतलब अपने वाइफ को, अपने ससुर को, सबको बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे बैठा देता है। अब देखो लाडली बेगम, लाडली बेगम कौन थी, तो मेहरुनिसा यानी कि नूरजहां, और नूरजहां का पहला पति हुआ करता था शेर अफगान, उसकी बेटी हुआ करती थी, उसका शादी जहांगीर, और जहांगीर की एक और पत्नी, दूसरी पत्नी थी, ठीक है, उसी से एक बेटा हुआ था जिसका नाम था शहरयार, उससे शादी करा दिया जाता है। ओके, तो लाडली बेगम जो शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ करा दी जाती है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, आगे की बात करें तो नूरजहां की माँ अस्मत बेगम, नूरजहां की माँ थी, उसका नाम था अस्मत बेगम, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की हुई थी। क्या उपलब्धि था, तो गुलाब से इत्र निकालने की जो विधि था उसकी खोज इसी ने किया था। गुलाब से इत्र जो महकता है ना, सेंट वगैरह शरीर पे जब डालिएगा तो उसमें इत्र निकलता है, तो गुलाब से इत्र निकालने की जो तरीके थे उसकी खोज किसने किया था, तो नूरजहां की माँ हुआ करती थी अस्मत बेगम, इसी ने किया था। तो नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। अब देखो एक हुआ कहता, एक था महावत खां, महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में ये पूरे परिवार को बंदी बना लेता है, जहांगीर के पूरे परिवार को बंदी बना लेता है, जिसमें जहांगीर, नूरजहां और उसके बड़े भाई आसफ खां, इन तीनों को बंदी बना लेता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो इनको छोड़ देता है, जब उस पर दबाव आता है, प्रेशर आता है, तो ये छोड़ देता है। अब जहांगीर के जो पुत्र थे वो 5 हुआ करते थे, 5 पुत्र थे जहांगीर के, जिसमें से खुसरो था जिसने अपने पिता से बगावत की थी, उस एक परवेज था, और तीसरे नंबर का था खुर्रम, जो आगे चल के शाहजहां के नाम से राजगद्दी पे बैठता है, ठीक है, वही था खुर्रम। और चौथा था शहरयार, शहरयार वही था जिसके साथ नूरजहां की बेटी, ठीक है, जहानारा की शादी कराई गई थी। ओके, और 5वां था जहांदार। ओके, अब बात करते हैं 28 अक्टूबर 1627 को, जहां पे एक जगह है भीमुआ, जहां पे जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। इसी स्थान पे 1627 को इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक रहता है। उसे शहदरा यानी कि लाहौर में रावी नदी के तट पे दफनाया गया था। किसको, तो जहांगीर को कहाँ पे दफनाया गया था, तो शहदरा में। शहदरा कहाँ है, तो लाहौर में, और किस नदी के तट पे है, तो रावी नदी के तट पे है, तो वहीं पे इसको दफनाया गया था। तो पूछता है कि किसको कहाँ पे दफनाया गया था, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे की बात करें हम लोग तो मुगल चित्रकला के बारे में हम लोग शुरू में ही बात किए थे। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे जहांगीर के शासन काल में पहुंची थी, इसीलिए इसके शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया है। ओके, जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला का भी निर्माण करवाया था, किसके नेतृत्व में, आगा राजा के नेतृत्व में। एक नोटेड पॉइंट क्या है, तो मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर के ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे। जो जहांगीर था पूरे शासन काल में, मतलब एक तरह से भारत के शासन काल में जहांगीर ही था जिसने सिक्कों पे राजा की आकृति लगवाई थी, मतलब सिक्के पे राजा की भी आकृति देखने को मिलता था इसी के शासन काल में।
और बाबर, अकबर, हुमायूं ये सब हुए उनके शासनकाल में सिक्के पे राजाओं का चित्र देखने को नहीं मिला था, इसी के समय में मिला था। अब देखो इसने संस्कृत में कवि एक हुआ करते थे जिनका नाम था जगन्नाथ, इनको पंडित राज की उपाधि दी थी, ठीक है, पंडित राज की उपाधि दी थी। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता था? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था, क्योंकि इसके शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी। तो याद रखिएगा कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल। कुछ स्वर्ण युग के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ स्वर्ण युग काल के बारे में। जैसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग ये कहा जाता है गुप्त काल को। किसको कहा जाता है? तो गुप्त काल को, गुप्त काल को। और बात करें तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासन को काल कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल को। अकबर के शासनकाल को क्या कहा जाता था? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। वैसे ही चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता था? तो चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता था? तो ये जहांगीर के शासनकाल को। ओके, वैसे ही एक होता है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में क्या होता है? तो भवन वगैरह का बढ़िया से निर्माण कराया जाता है। तो स्थापत्य कला की बात करें तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जरा गौर कीजिए किसके शासनकाल को कहा जा सकता है? तो वही था ताजमहल जिसने बनवाया था, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता था? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। तो ये 4 स्वर्ण युग आप लोग को पता होना चाहिए। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के शासनकाल को, चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को, और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ कंफ्यूजन बहुत देखने को मिलती है, इसलिए ये रट्टा रटाया होना चाहिए। आगे की बात करते हैं तो जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया है। आगे की बात करते हैं तो इमादुद्दौला का मकबरा पूछता है कि किसने बनवाया था। तो इमादुद्दौला का मकबरा बनवाने का कार्य किया था वो नूरजहां बेगम ने बनवाया था। नूरजहां बेगम ने ही इमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। आगे की बात करते हैं तो अशोक का एक अभिलेख बहुत ही फेमस है, कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख पे क्या होता है तो जहांगीर के द्वारा कुछ लेख और भी ऐड कराए जाते हैं। उस पर पहले से तो लेख लिखा हुआ था अशोक के द्वारा, लेकिन उसमें कुछ और लेख उत्कीर्ण कराए जाते हैं जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के द्वारा ही नहीं कराए जाते थे, एक गुप्त शासक हुआ करता था समुद्रगुप्त, उसने भी उस पर हालांकि कुछ और भी सब उत्कीर्ण कराए थे, ठीक है। तो कौशाम्बी स्तंभ जो है वर्तमान में प्रयागराज में है, उस पे अशोक ने भी तो कुछ लेख लिखवाए थे, उसके बाद समुद्रगुप्त ने भी लेख लिखवाए, उसके बाद जहांगीर ने भी उस पे कुछ लेख उत्कीर्ण करवाए, मतलब लिखवाए, ठीक है। इसलिए ये कौशाम्बी अभिलेख बहुत ही फेमस हो जाता है। ओके, आगे की बात करते हैं तो जहांगीर का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो नूरजहां ने ही करवाया था। उसकी पत्नी थी, ठीक है, विधवा पत्नी थी, ठीक है, हालांकि विधवा हुई थी उसके बाद ही ये शादी किया था उसे, तो इसलिए इसे विधवा पत्नी मतलब एक तरह से कहा जाता है। तो जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने कहा था? तो किसने करवाया था? तो नूरजहां ने करवाया था। आगे बात करते हैं कि जहांगीर के शासन काल में कौन विदेशी यात्री यानी यूरोपीय यात्री कौन कौन आए थे भारत। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बनता है।
तो सबसे पहले बात करें तो जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉकिंस ये प्रथम अंग्रेज था जो भारत आया हुआ था। भारत अंग्रेज वही बाद में आके भारत पे एक तरह से राज करते हैं, भारत को गुलाम बनाते हैं और भारत को खूब लूटते हैं। ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था वो आया था। उसके बाद सर थॉमस रो आया था, विलियम फिंच आया था, एडवर्ड टेरी, ये सारे यूरोपीय भारत आए हुए थे यात्रा पे। ठीक है, अब बात करते हैं तो भारत में तंबाकू की खेती की जो शुरुआत हुई थी ना, भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत वो जहांगीर के शासनकाल में ही हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में ही भारत में खेती की शुरुआत हुई थी। ओके, और बहुत सारे लोग कहते हैं, हम कुछ दिन पढ़ रहे थे, मतलब एक तरह से यूट्यूब पे देख रहे थे, तो कोई बता रहा था कि अकबर जो था वो तंबाकू खाता था, तंबाकू सेवन करता था। भैया तंबाकू अकबर के मर जाने के बाद ही आया है भारत, है ना। भारत में तंबाकू की खेती अकबर जब मर गया उसके बाद शुरू हुआ था। तो भारत में तंबाकू खेती जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? तो पुर्तगाली द्वारा सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारत है वहीं पे तंबाकू की खेती प्रारंभ किया गया था। अब ये पुर्तगाली जो सबसे पहले भारत पे आए, विदेशियों में सबसे पहले यदि भारत को आया तो पुर्तगाली ही हुआ करते थे। तो पुर्तगालियों ने ही 1605 ईस्वी में भारत के दक्षिण भारत में तंबाकू की खेती करना प्रारंभ किया। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगाली तंबाकू लाए कहां से थे? तो ब्राजील से लाए थे, ब्राजील से लाए हुए थे। एक नोटेड पॉइंट क्या है? तो जहांगीर के समय में ही मराठे जो थे, मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में 1620 में आए। ठीक है, 1620 में पहले तो मुगलों से और मराठों में एक तरह से दुश्मनी हुआ करती थी, लेकिन 1620 में पहली बार इसी के शासनकाल में, ससुरा जहांगीर था, इसी के शासनकाल में मराठा भी इसकी सेवा में उपस्थित हुए। आगे की बात करें तो अब आता है क्या? तो शाहजहां वही एक प्रेम कहानी जिसके तहत बनी ताजमहल। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ओके, जिसका शासन 1627 में स्थापित होता है शाहजहां का, और 1657 तक शासन रहता है, यानी पूरे 30 सालों तक ये राज करता है दिल्ली के शासक। ठीक है, तो बात करते हैं शाहजहां के बारे में, जो 1627 से 1657 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, और ये रहा, देखो यहाँ पे ये रही मुमताज हाथ में गुलाब लिए, और ये रहा शाहजहां। ठीक है, इसकी प्रेम कहानी के प्रतीक में आप लोगों को ताजमहल देखने को मिलता होगा। लेकिन प्रेम कैसा प्रेम वो कैसा प्रेम कहलाएगा? ससुरा 14वां नंबर का बच्चा पैदा कर रहा है ना, 14वां, 13 को बच्चा ऑलरेडी पैदा कर लिया था। 14वें नंबर के बच्चा पैदा करते वक्त पैन होता है शाहजहां को, और पैन के दौरान ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ये कैसा पैन? ये तो हवस प्रेम है ना, प्रेम प्रतीक नहीं, हवस प्रतीक होना चाहिए, है कि नहीं। चलो आगे की बात करते हैं। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक हुआ करते थे मोटा राजा। अब किसकी बात कर रहे हैं? तो ये शाहजहां के जन्म के बारे में। जन्म कहाँ हुआ था? तो जोधपुर के शासक हुआ करते थे मोटा राजा उदय सिंह। उन्हीं की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था जगत गोसाई के गर्भ से ही 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म कहाँ होता है? तो लाहौर में। ठीक है, लाहौर में इसका जन्म होता है। ओके, आगे बात करते हैं। तो 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हो जाता है। अर्जुमंद बानो बेगम, इसी को बाद में ताजमहल यानी मुमताज महल की उपाधि दिया जाता है शाहजहां के द्वारा। जब ये शादी करता है खुर्रम यानी शाहजहां, जब मुमताज महल से शादी करता है और शादी करने के बाद उसको ताजमहल की उपाधि देता है। ताजमहल की उपाधि कहिए या मलिकाए जमानी का मतलब होता है तो वही। ठीक है, मुमताज महल। ठीक है, मुमताज महल की उपाधि या मल्लिकाए जमानी, यानी जिस जमाने की सबसे बड़ी मल्लिका यही हुआ करते थे। साला बाप भी हवसी और बेटा भी एक तरह से हवसी ही निकला। चलो आगे की बात करते हैं। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह किसके साथ होता है? तो
ताजमहल के साथ, मुमताज महल के साथ होता है। मुमताज महल का नाम उस समय क्या हुआ करता था, अर्जुमंद बानो बेगम। ओके, और शादी होने के बाद शाहजहां ने इसे मलिका-ए जमाने की उपाधि दी, मलिका-ए जमाने की उपाधि देता है। अब देखो 7 जून 1631 ईस्वी, लगभग बात करें तो 19 सालों तक, 19 साल में ये ससुरा 14वें नंबर का बच्चा पैदा कर रहा था। जो शाहजहां था 14वें नंबर का बच्चा मुमताज महल के गर्भ से पैदा कर रहा था। उसी दौरान क्या होता है, 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, तो मुमताज महल की। अब 14 को बच्चा पैदा करेगा तो बेचारी का शरीर कैसा रहेगा, कैसा प्रेम का प्रतीक, कैसा प्रेम, हवस प्रेम था, है ना। प्रेम तो किया था दशरथ राम मांझी ने, इसने प्रेम के लिए पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया। वो प्रेम का प्रतीक होना चाहिए, ताजमहल प्रेम का प्रतीक नहीं होना चाहिए, हवस का प्रतीक होना चाहिए, है कि नहीं। बात करें अब नेक्स्ट पॉइंट की, तो 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, 1628 को शाहजहां यानी कि 1 साल बाद ये आगरा के सिंहासन पर बैठता है। 1627 में जहांगीर की मृत्यु होती है और 1628 में ये आगरा के सिंहासन पे बैठता है। अब बात करें शाहजहां ने आसफ खां जो हुआ करता था उसके दरबार का, उसको वजीर पद देता है। जब शाहजहां सुल्तान बनता है, एक तरह से शासक बनता है, तो आसफ खां को वजीर पद देता है। और महावत खां, ये वही महावत खां है जो जहांगीर, उसकी बेगम नूरजहां, उसके बड़े भाई को बंदी बनाया हुआ था, उसी को ये क्या करता है, तो खान खाना की उपाधि देता है। ठीक है, 2 लोगों को उपाधि दिया था, शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद का और महावत खां को खाना की उपाधि दिया था। अब बात करें नूरजहां तो जहांगीर की पत्नी थी, यानी कि शाहजहां की माता हुआ करती थी। अब कहता है कि मैया आप बूढ़ी हो गई हो, अब आप दिल्ली के राजपाट में दखलंदाजी करना छोड़ो और जाओ आराम से, हम तुमको पेंशन दिया करेंगे और तुम जाओ लाहौर में आराम से रहो और वहां पे बूढ़ी ज्यादा उम्र हो गया, हुक्का पानी पियो और जिंदगी में ऐश करो। तो क्या करता है, इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई। आगे की बात करें तो अपनी बेगम मुमताज महल, जो उसकी बेगम हुआ करती थी मुमताज महल, उसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया था, है ना। इतना प्रेम करता था बेचारा, ठीक है, इतना प्रेम करता था कि 14 को बच्चा पैदा किया और उसके बाद उसकी याद में ताजमहल बनवाया। अब बात करते हैं ताजमहल का जो रूपरेखा तैयार करने वाला था कौन था, इंजीनियर। बात करें इंजीनियर कौन था, तो वो था उस्ताद ईसा ने ही ताजमहल की रूपरेखा तैयार किया था। ये क्वेश्चन बनता है। आगे बात करते हैं तो ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था, वो तो डिजाइन बना दिया, ठीक है, डिजाइन बना दिया, लेकिन उसको बनाने का जो कार्य किया था, स्थापत्य कला का निर्माण करने का कार्य किया था, वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, अब बात करते हैं मयूर सिंहासन के बारे में। तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। उसमें बहुत सारे रत्न आभूषण वगैरह जड़वाए हुए थे, ठीक है, लेकिन पूछता क्या है, तो मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, तो यही करवाया था ससुरा शाहजहां ने। इसका मुख्य कलाकार जो था, मयूर सिंहासन बनाने वाला जो मुख्य कलाकार था, वो बेबादल खां हुआ करता था, बेबादल खां था, ठीक है, बेबादल खां। अब शाहजहां के शासनकाल को ही स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अभी बताया है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहते हैं, यहाँ पे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहते हैं, तो इसी के शासनकाल को, ओके, इसी के शासनकाल को कहते हैं। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहते हैं। अब ये कहते क्यों हैं, क्योंकि इसके शासनकाल में बहुत सारी इमारतें बनवाई गई थी, जिसमें आप लोगों ने दिल्ली का लाल किला, बहुत लोग गए होंगे देखने के लिए, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, साथ में ताजमहल, लाहौर किला में स्थित शीश महल, ये सब
इसी ने बनवाया था, शाहजहां। इसीलिए इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब बात करते हैं नोटेड पॉइंट का। तो हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। हुमायूं अपना मकबरा वहीं पे बनवाया था, जहाँ पे आगरा में ही, ठीक है, जहाँ पे मुमताज महल का कब्र यानी कि ताजमहल बना हुआ है, उसी के बगल में ये कुछ दूरी पे अपना भी मकबरा बनवाया था। इसीलिए ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है इसको, ठीक है, ताजमहल का पूर्ववर्ती। आगे की बात करते हैं। तो शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। अहमदनगर, चांद बीबी जहाँ की शासिका हुआ करती थी, ठीक है, एक जमाने में, वही अहमदनगर की बात कर रहे हैं। इसको 1632 ईस्वी में इसने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मुगल साम्राज्य में किसने? तो शाहजहां ने। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए एक कार्य करता है। पहले आगरा राजधानी थी, उसको दिल्ली लाने के लिए क्या करता है? तो यमुना नदी के तट पर एक शाहजहानाबाद की नींव डालता है, यानी शाहजहानाबाद की एक शहर टाइप का बसाता है। ओके। आगरे में जामा मस्जिद का निर्माण, आगरा का जामा मस्जिद पूछता है और दिल्ली का जामा मस्जिद, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। दिल्ली का जामा मस्जिद अलग है और आगरा का जामा मस्जिद अलग है। तो जो आगरे का जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां की पुत्री जो थी जहां आरा ने ही करवाया था। तो ये पूछता है आगरे का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कभी कभी जहां आरा ना देखे शाहजहां ही दे देता है, क्योंकि शाहजहां का ही शासनकाल हुआ करता था। तो पूछ देता है क्वेश्चन में कि आगरे का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन में रहेगा शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। जिसमें दो चीजों में लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, एक तो शाहजहां और एक औरंगजेब। क्योंकि औरंगजेब ने दिल्ली में जो जामा मस्जिद है, दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने, लेकिन आगरे का जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था किसने? तो ये शाहजहां ने करवाया था। वो भी शाहजहां ने नहीं करवाया था, उसकी पुत्री थी जो जहां आरा, उसने करवाई थी, लेकिन शासनकाल शाहजहां का था, इसलिए उसका भी नाम आता है। अब आगे की बात करते हैं। तो शाहजहां के संगीतज्ञ लाल खां हुआ करते थे, लाल खां, उनको इसने गुण समुद्र की उपाधि दी थी, गुण समुद्र की उपाधि दी थी। और साथ में एक और संगीतज्ञ थे जिनका नाम था जगन्नाथ, इनको महाकवि राय की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा। आगे बात करते हैं। शाहजहां के पुत्रों में जो दारा शिकोह था, दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान हुआ करता था। इसके 5 पुत्र, बहुत सारे, 5 नहीं, बहुत सारा पुत्र थे, मतलब मेन शासन करने वाले 5-6 थे, लेकिन 14 गो तो उसी से हुए थे, ताजमहल से 13 गो, ठीक है। हाँ, तो शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह था, वो सर्वाधिक विद्वान हुआ करता था। क्योंकि देखोगे यहाँ पे तो इसने भगवत गीता, युग वशिष्ठ, उपनिषद और रामायण का जो अनुवाद किया था वो फारसी में इसी ने किया था। इन सारे धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने का कार्य किया था वो दारा शिकोह ने किया था, ठीक है, दारा शिकोह। आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं तो फ्रांसवा बर्नियर दारा शिकोह का चिकित्सक था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, फ्रांसवा बर्नियर पूछा था कि दारा शिकोह का चिकित्सक कौन था? तो फ्रांसवा बर्नियर था, फ्रांसवा बर्नियर। अब क्या होता है? तो शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की एक जीवनी लिखी थी, जीवनी जिसका नाम क्या था? तो मुनिस अल अरवा। इसी नाम से जहांआरा ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की एक जीवनी लिखी थी। जहांआरा कौन थी? तो इसी की पुत्री थी, ओके, जहांआरा। अब बात करते हैं। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण भी करवाया था और एक दारुल बका, दारुल बका ये कॉलेज का नाम है, इसका भी मरम्मत इसी ने करवाया था। इसने शाहजहां ने। अब सितंबर 1657 में एक घटना होती है। वो घटना क्या होती है? तो शाहजहां बीमार पड़ जाता है, गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। जब ये बीमार पड़ता है तो इसके पुत्रों में राजगद्दी को लेके युद्ध छिड़ जाता है, युद्ध। अब सबको अफवाह, मतलब एक अफवाह फैल गई कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। बेचारा वो तो गंभीर रूप से बीमार था, लेकिन अफवाह फैल गई कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो जो जहां पे था वहीं से दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपना अधिकार जमाने लगा।
उसको लेके कुछ युद्ध हुए, कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जिसमें से दो लोगों के बीच महत्वपूर्ण युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें से दारा शिकोह और औरंगजेब, इन दोनों के बीच 3 युद्ध हुए। उत्तराधिकारी, गद्दी के उत्तराधिकारी को लेके 3 युद्ध होते हैं औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, ये पूछता है। उसमें से तीसरा जो निर्णायक युद्ध था, उस युद्ध के बारे में पूछता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या होता है, तो सितंबर 1657 ईस्वी को शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु को अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच क्या होता है, तो उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ओके, अब देखो उस समय जो सूजा था वो बंगाल पे एक तरह से शासन कर रहा था। कुछ कुछ प्रांत इन लोगों को दे दिए गए थे कि यहाँ आप लोग शासन करो, सारे बेटों को ये शाहजहां कुछ प्रांत दे दिया था कि तुम यहाँ की देखभाल करो। तो वैसे ही सूजा जो था वो बंगाल में शासन कर रहा था, मुराद था वो गुजरात में, और औरंगजेब दक्कन में था। ठीक है, ये अलग अलग जगहों पे थे। अब यहाँ बात करें तो उत्तराधिकारी को लेके, दिल्ली के राजगद्दी पे उत्तराधिकारी लोग को लेके दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच 3 युद्ध होता है। 2 युद्ध तो 1658 ईस्वी में होते हैं और तीसरा युद्ध 1659 ईस्वी में होता है, जो निर्णायक युद्ध साबित होता है। तो उन 3 युद्धों के बारे में हम यहाँ जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें से पहला युद्ध कौन हो जाता है, तो धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध ये कब हुआ था, तो 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। लेकिन इस युद्ध में दारा शिकोह की हार हो जाती है और औरंगजेब की जीत हो जाती है। फिर सामूगढ़ का युद्ध, लगभग 1.5 महीने के बाद सामूगढ़ का युद्ध होता है 1658 ईस्वी में ही। ठीक है, ये भी युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होता है। इस युद्ध में भी दारा शिकोह की हार हो जाती है और औरंगजेब की वे जीत हो जाती है। और उत्तराधिकारी का जो अंतिम युद्ध था वो था देवराई की घाटी का युद्ध, देवराई की घाटी। ठीक है, यहीं पे 1659 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध होता है, जिसमें दारा शिकोह की हार हो जाती है और उसको दिल्ली से कहीं दूर निर्वासन के लिए भेज दिया जाता है। कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि वहीं पे दारा शिकोह को मार दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जब दारा शिकोह की पराजय हो जाती है, तब सिंहासन पे जल्दी जल्दी औरंगजेब अपना राज्याभिषेक कराता है और दिल्ली के सिंहासन पे विराजमान होता है। ओके, अब देख लो यहाँ शाह बुलंद इकबाल, कुछ शब्द दिएगा। इस नाम से किसको पुकारा जाता था, ये दारा शिकोह का ही एक रूप हुआ करता था। ठीक है, शाह बुलंद इकबाल। शाह बुलंद इकबाल किस मतलब पूछता है, शाह इकबाल दारा शिकोह को किस रूप में जाना जाता था, तो दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता था। आगे की बात करें तो 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। शाहजहां, अभी तो शाहजहां मरा भी नहीं था, पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेके युद्ध हो गया। युद्ध में तो औरंगजेब ने साबित कर दिया कि हम ही उत्तराधिकारी बनेंगे। फिर पता चला कि ससुरा ये शाहजहां अभी जिंदे है, तो उसका क्या किया जाए, जिंदा रहेगा तो राजा कहाँ बनने देगा, एक तरह से शासक उत्तराधिकारी कहाँ बनने देगा। तो औरंगजेब क्या करता है, तो शाहजहां को बंदी बना लेता है और जेल में कैद कर देता है। 8 सालों तक जेल में बंद रहने के उपरांत इस बेचारे की जेल में ही मृत्यु हो जाती है शाहजहां की। खूब ऐश किया था मुमताज के साथ, अब अंतिम जीवन तो जेल में कटना ही था, तो वही हाल हुआ। ओके, आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष यानी कि 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। अब आगे बात करेंगे औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब के बारे में। ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में हम लोग कल से बात करेंगे। ठीक है, औरंगजेब जो एक तरह से मुगल साम्राज्य का अंतिम सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था। इसके बाद भी शासक हुए लेकिन उतने महत्वपूर्ण नहीं हुए। तो औरंगजेब के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। तो यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।